वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर के स्टैटिक्स में यूनिट नंबर 4, जिसमें सबसे पहले अपने पास में हम आपका जो चैप्टर थर्ड है उसमें से हम पढ़ते हैं आघूर्ण मोमेंट्स। तो आघूर्ण में सबसे पहले हम देखेंगे एक दृढ़ पिंड पर बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी। तो देखिएगा दृढ़ पिंड पर बल का प्रभाव होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो जैसे ही हम किसी कण पर एक बल लगाते हैं तो कण उस बल की दिशा में गति करने लग जाता है, उसको हम रूपांतरण की गति कहते हैं। किसी भी कण पर जैसे ही हम कोई बल लगाते हैं तो कण उस बल की दिशा में गति करने लग जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, रूपांतरण की गति कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दृढ़ पिंड की। अब बल अगर लगाए जाए दृढ़ पिंड पर, तब देखते हैं क्या होगा। किसी भी दृढ़ पिंड पर जब हम बल लगाएं तो उसमें 3 प्रकार से गति उत्पन्न हो सकती है। अब 3 प्रकार से कैसे हो सकती है? पहला, हमने पिंड पर बल लगाया और जैसे ही हम लोग पिंड पर बल लगाएंगे तो पिंड उस बल की दिशा में गति करने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं रूपांतरण की गति। क्या कहेंगे हम लोग? रूपांतरण की गति। तो पहली हो गई आपके पास में रूपांतरण की गति। क्या होगी रूपांतरण की गति? आप पिंड पर बल लगाएंगे, जैसे ही पिंड पर बल लगाएंगे तो पूरा पिंड उस बल की दिशा में गति करने लग जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? रूपांतरण की गति। इसके बाद में दूसरा है आपके पास में घूर्णन की गति। दूसरा है घूर्णन की गति। होगा क्या? जैसे हम पिंड के ऊपर बल लगाएंगे तो पिंड का एक बिंदु स्थिर रहता है, बाकी संपूर्ण पिंड उस स्थिर बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करने लग जाता है। एक बिंदु स्थिर रहेगा, उसके अलावा संपूर्ण पिंड उस स्थिर बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करना प्रारंभ कर देता है। ऐसी गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन की गति। ठीक है। इसके बाद में तीसरा आपके पास में आता है जो होती है रूपांतरण तथा घूर्णन दोनों। रूपांतरण तथा घूर्णन दोनों एक साथ भी हो सकती है। हम जैसे पिंड के ऊपर बल लगाएं तो पिंड बल की दिशा में गति भी करेगा और साथ में एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष घूर्णन भी करेगा। तो ऐसी गति को हम लोग कहेंगे रूपांतरण और घूर्णन दोनों। तो इस प्रकार से हम जब भी किसी पिंड के ऊपर बल लगाएंगे तो 3 प्रकार से गति उत्पन्न हो सकती है। पहला रूपांतरण की गति, जिसमें क्या होगा, पिंड बल की दिशा में गति करने लग जाता है। दूसरा घूर्णन की गति, जिसमें पिंड एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करना प्रारंभ कर देता है। और तीसरा है रूपांतरण तथा घूर्णन दोनों, जिसमें क्या होता है, पिंड बल की दिशा में गति भी करता है और एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष घूर्णन भी करता है। इस प्रकार से 3 प्रकार की गति उत्पन्न होती है। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे आघूर्ण की। तो ये आघूर्ण कहाँ से आता है, देखिए। तो अब हम देख रहे हैं आघूर्ण। तो सबसे पहले देख रहे हैं आघूर्ण का डेफिनेशन। किसी एक बिंदु के सापेक्ष एक बल का आघूर्ण बल के परिमाण तथा बल की क्रिया रेखा से बिंदु की लंबिक दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे देखिएगा, सपोज अपने पास में ये कोई पिंड है जिसका स्थिर बिंदु है O और इस पिंड पर एक बल लगाया जाता है F, जिसकी क्रिया रेखा बिंदु O से नहीं गुजरती है। ये पिंड था हमारे पास में जिसका स्थिर बिंदु O है और इस पिंड पर हम एक बल लगा रहे हैं F, जिसकी जो क्रिया रेखा है इस बल F की, ये बिंदु O से नहीं गुजरती है। तब बिंदु O के सापेक्ष इस पिंड का जो घुमाव है वो डिपेंड करता है एक तो बल F के ऊपर और दूसरा बल F की जो क्रिया रेखा है इसके बिंदु O से लंबिक दूरी के गुणनफल के बराबर। ठीक है। बिंदु O के सापेक्ष पिंड का घुमाव डिपेंड करता है एक तो बल F के परिमाण पर और डिपेंड करता है बिंदु O की F से लंबिक दूरी पर। इसलिए इनका दोनों का गुणनफल, एक तो बल F का जो परिमाण है F और डॉट बिंदु O की F से जो लंबिक दूरी है OM, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर क्या मानी है, P। तो F डॉट P, इसको आप कहते हैं बिंदु O के सापेक्ष F का आघूर्ण। ठीक है।
बिंदु O का F के सापेक्ष आघूर्ण किसको कहेंगे? F डॉट P को। तो कोई भी बल और उस बल की बिंदु O से क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु O के सापेक्ष F का आघूर्ण, F डॉट P। अब हम देखते हैं आघूर्ण का चिन्ह, साइन ऑफ मोमेंट। तो आघूर्ण का जो चिन्ह है वो दो प्रकार से हो सकता है। नंबर फर्स्ट, अगर बल की प्रवृत्ति पिंड को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की हो, एंटी क्लॉकवाइज, अगर बल के प्रवृत्ति पिंड को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की हो, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की, तो आप जो आघूर्ण का चिन्ह है वो आप लेंगे पॉजिटिव। दूसरा हो सकता है बल की प्रवृत्ति पिंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की हो। अगर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की है, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की, तो फिर हम आघूर्ण का चिन्ह लेंगे नेगेटिव। ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने की प्रवृत्ति हो पिंड बल की, तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे, और अगर बल की प्रवृत्ति क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की हो तो फिर आप लोग क्या लेंगे? नेगेटिव। भाई जो घूर्णन है वो दो प्रकार से हो सकता है ना, घूर्णन इस प्रकार से, एक तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, दूसरा क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर आपका जो घूर्णन है वो एंटी क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज होता है घूर्णन तो आप क्या लेंगे? नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे आघूर्ण की ज्यामितीय व्याख्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन ऑफ मोमेंट। देखिए हमारे पास में ये एक पिंड है और जिसका स्थिर बिंदु है O, और एक बल आप लगाते हैं पिंड के ऊपर F, जिसकी क्रिया रेखा बिंदु O से नहीं गुजरती है। तो हम बिंदु O से बल पर, ये F पर एक लंब खींचते हैं जो कि बिंदु M पर मिलता है, और ये जो लंब OM है इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं सपोज स्मॉल p है। इसके बाद हम क्या करेंगे? O को, ये जो दो पॉइंट है A और B, ये आप पिंड पर जो मिलेंगे दोनों, इन दोनों बिंदुओं को A और B को हम मिला देते हैं O से। ठीक है। किससे मिला दिया हमने? A और B से मिला दिया दोनों को, O और B को। तो अब हम देखते हैं O के सापेक्ष F का आघूर्ण। O के सापेक्ष F का आघूर्ण, ये हम लोग जानते हैं भाई F डॉट P होता है, अभी हमने देखा है डेफिनेशन में। O का F के सापेक्ष आघूर्ण क्या हो जाएगा? F डॉट P। अब माना ये जो बल F है इसको हम परिमाण और दिशा में, ये जो वेक्टर AB है इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो माना बल F परिमाण व दिशा में, माना बल F परिमाण व दिशा में AB द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है भाई, डायरेक्शन तो ये है ही AB का, और पैमाना हम इस प्रकार से ले लेते हैं कि जो बल F का परिमाण है वो इस AB की लंबाई के बराबर हो जाए। तो डायरेक्शन AB का पहले से ही था, और पैमाना आपने इस प्रकार से ले लिया कि जो बल का परिमाण है वो AB की लंबाई के बराबर हो गया। इसका मतलब जो बल F है उसका परिमाण और दिशा में AB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए O के सापेक्ष F का आघूर्ण, O के सापेक्ष F का आघूर्ण, ये देखिए आप जानते हैं F डॉट P। F का मतलब क्या था यहाँ पर? बल F का परिमाण, जो कि क्या हो जाएगा? अब बल F को आपने परिमाण और दिशा में AB से रिप्रेजेंट किया था, तो इसका जो परिमाण है वो हम ऐसे लिखेंगे मॉड AB डॉट P, और P का मतलब यहाँ पर क्या है? OM। अब जो मॉड AB है, इस AB का जो परिमाण है उसको हम AB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डॉट OM इक्वल टू, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। एक बार 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1/2 हो जाएगा। AB डॉट OM इक्वल टू 2, और इसको देखिए 1/2 AB डॉट OM। हमारे पास में एक ट्राइंगल है देखिए OAB, इसमें AB तो हो गया इस त्रिभुज का आधार, OM
ये आपने क्या खींचा था, ओ से ए बी के ऊपर लंब, तो ओ एम को आप कह सकते हैं त्रिभुज की ऊंचाई। तो ए बी तो हो गया आधार, ओ एम हो गया त्रिभुज की ऊंचाई। और हम जानते हैं 1/2 ए बी डॉट ओ एम, ए बी यानी त्रिभुज का आधार, ओ एम यानी त्रिभुज की ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई यानी त्रिभुज ओ ए बी का क्या बन गया, क्षेत्रफल। तो इसको आप लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ये हो गई भाई आघूर्ण की ज्यामितीय व्याख्या। आघूर्ण किसके बराबर होगा, जिस बिंदु के सापेक्ष आप आघूर्ण देख रहे हैं उस बिंदु को बल F से मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना क्या हो जाएगा, O के सापेक्ष F का आघूर्ण। अब हम पढ़ेंगे वेरीगणन प्रमेय। स्टेटमेंट है, बलों के समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष दो बलों के आघूर्णों का बीजीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। तो देखिए भाई इसको हमें प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, बलों के समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष दो बलों के आघूर्णों का बीजीय योग। तो किसी बिंदु पर के सापेक्ष दो बलों के आघूर्णों का बीजीय योग हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास में दो बल है। अब दो बल अगर किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो दो संभावनाएं हमारे पास में हो सकती हैं। पहली हो सकता है दोनों बल किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, दूसरा दोनों बल समांतर हैं यानी कि किसी भी बिंदु पर नहीं मिलते हैं। तो हम पहली कंडीशन की बात करते हैं, सपोज कि दोनों बल संगामी है। संगामी है मतलब किसी न किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। तो सबसे पहले दो बल है अपने पास में P और Q। तो माना दो बल P तथा Q एक समतल के किसी बिंदु पर कार्यरत है। समतल के किसी बिंदु पर कार्यरत है। अब पहला कंडीशन कि P और Q कैसे हैं, संगामी है, दोनों किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। तो यदि P व Q संगामी है, P व Q संगामी है। अब P और Q अगर संगामी है तो देखते हैं भाई क्या बनेगा। मान लीजिएगा जो दो बल थे P और Q इस बिंदु A पर मिलते हैं और वो दोनों बल इस प्रकार से हैं। पहला बल इस प्रकार से A x के डायरेक्शन में है और दूसरा बल A y के डायरेक्शन में है। ये बल P A x के डायरेक्शन में है और दूसरा जो बल Q है ये A y के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दोनों बल बिंदु A पर मिल रहे हैं। दोनों बल अगर बिंदु A पर मिलते हैं तो इसके बाद में आपको एक स्थिर बिंदु लेना है। तो माना कि O क्या है, यहाँ पर स्थिर बिंदु है, ये O है जो स्थिर बिंदु है। तो यहाँ बता दीजिएगा, माना O स्थिर बिंदु है, माना O स्थिर बिंदु है और दोनों बल बिंदु A पर मिलते हैं तथा दोनों बल बिंदु A पर मिलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु O से इस AX के समांतर एक रेखा खींचेंगे। हम एक रचना कर रहे हैं अब, और वो रचना ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। बिंदु O से AX के समांतर एक रेखा खींच दीजिए और जैसे आप रेखा खींचोगे तो ये AY को काटेगी। माना कि ये काटती है AY को बिंदु C पर। तो अब हम पैमाना इस प्रकार से लेंगे कि ये जो AC है ये परिमाण और दिशा में बल Q को रिप्रेजेंट करे। तो आपने अब क्या किया, O से AX के समांतर रेखा खींची जो AY को बिंदु C पर मिलती है। AY को बिंदु C पर मिलती है। ठीक है भाई, आपने बिंदु O से AX के समांतर रेखा खींची जो कि AY को बिंदु C पर मिलती है। इसके बाद में भाई आप क्या करोगे, ये जो पैमाना हमने लिया था AC, जिस पैमाने से आपने AC को Q से रिप्रेजेंट किया है, उसी पैमाने से माना कि ये जो AB है ये रिप्रेजेंट करता है
P को। तो O से AX के समांतर रेखा खींची जो AY को बिंदु C पर मिलती है। तो फिर पैमाना बता दीजिएगा। अब पैमाना इस प्रकार लेते हैं, पैमाना इस प्रकार से लेते हैं कि जो AC है परिमाण और दिशा में किसको रिप्रेजेंट करे, Q को, यानी AC इक्वल हो जाए Q के। अब इसी पैमाने से, माना इसी पैमाने से, जिस पैमाने से आपने AC को Q द्वारा Q को AC से रिप्रेजेंट किया है, उसी पैमाने से आपको इस P को रिप्रेजेंट करना है। तो माना कि उसी पैमाने से जो AB है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, P को। तो माना इसी पैमाने से AB रिप्रेजेंट करता है किसको, P को। अब ये जो बिंदु B है, इस बिंदु B से हम AC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो बिंदु B से AC के समांतर आप रेखा खींचेंगे, जो कि AX के समांतर जो रेखा थी इसको एक बिंदु पर मिलेगी D पर। और इस प्रकार से करके हम क्या बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज ABDC तथा समांतर चतुर्भुज ABDC को पूर्ण किया। हमने समांतर चतुर्भुज ABDC को पूर्ण कर दिया। अब समांतर चतुर्भुज पूरा हो गया तो इसका विकर्ण बना देते हैं हम लोग। ये लीजिएगा AD। तो इसका जो विकर्ण AD है ये रिप्रेजेंट करेगा इनके दोनों के परिणामी R को। हम जानते हैं ना समान सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। अगर कोई भी दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उन दोनों के परिणामी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हैं AB और AC, जिनमें से आपने AB को P से रिप्रेजेंट किया है, AC को आपने Q से रिप्रेजेंट किया है। तो जो विकर्ण होगा AD ये रिप्रेजेंट करेगा दोनों के परिणामी को R को। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD को पूर्ण किया, इसलिए AD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के परिणामी R को। अब हमें देखना है आघूर्ण। आघूर्ण देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे अब त्रिभुज बनाएंगे। हमने देखा था आघूर्ण की ज्यामितीय व्याख्या, O के सापेक्ष अगर आपको इस बल AB का आघूर्ण देखना है तो आप क्या करेंगे, A और B दोनों को मिलाएंगे O से। तो आघूर्ण बराबर होगा त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल का दुगुना। तो अब हम क्या करेंगे, आघूर्ण के लिए A और B को मिला रहे हैं O से। ठीक है, तो O के सापेक्ष P का जो आघूर्ण है वो आपके पास में बनेगा त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल का दुगुना। इसी प्रकार से O के सापेक्ष बल Q का आघूर्ण क्या होगा, त्रिभुज OAC के क्षेत्रफल का दुगुना। तो करते हैं टोटल दोनों का क्या बनेगा। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं O के सापेक्ष P का आघूर्ण, यही करना था। मैं देखिए किसी बिंदु के सापेक्ष दो बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, तो दो बल थे P और Q, दोनों के आघूर्णों का बीजीय योग कर रहे हैं हम लोग। तो O के सापेक्ष P का आघूर्ण प्लस O के सापेक्ष Q का आघूर्ण, O के सापेक्ष Q का आघूर्ण, दोनों का योग कर लिया भैया आपने। वैल्यू पुट करते हैं, अब क्या बनेगा देखो। पहला हम देख रहे हैं O के सापेक्ष P का आघूर्ण, तो ये O है। O के सापेक्ष P, बल P को आपने रिप्रेजेंट किया था AB से, तो O के सापेक्ष जो P का आघूर्ण है ये आपके पास हो जाएगा त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल का दुगुना। तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 डेल OAB, त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल का दुगुना हो गया है। अच्छा, डायरेक्शन के लिए हम इसका चिन्ह भी देख लेते हैं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखिए इसका जो चिन्ह है वो कैसे देखेंगे। ये आपके पास में बल था P जिसका डायरेक्शन AB था, तो O के सापेक्ष इसकी प्रवृत्ति देखनी है। प्रवृत्ति ऐसे देखना, देखो डायरेक्शन ये वाला था, इसका मतलब इस बल की वजह से पिंड को देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या क्लॉकवाइज में, वो हम ऐसे देखेंगे। यहाँ से ये बल के डायरेक्शन था, इसको O की तरफ घुमाना है हमेशा आपको। जिस बिंदु के सापेक्ष हम आघूर्ण देख रहे होते हैं उस बिंदु की तरफ घुमाना है आपको। तो डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार से बनेगा O की तरफ।
और ये वाला जो डायरेक्शन आपके पास बन रहा है, देखिए कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है, इसलिए चिन्ह यहाँ पर आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसके बाद हम देखेंगे O के सापेक्ष Q का आघूर्ण। तो ये तो बिंदु O है और इसका आप देख रहे हो Q के सापेक्ष आघूर्ण, और Q को आपने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर AC से, AC से रिप्रेजेंट किया तो O के सापेक्ष Q का आघूर्ण है, ये हो जाएगा त्रिभुज OAC के क्षेत्रफल का दुगुना। तो प्लस ये हो गया 2 डेल OAC। अब इसके भी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो बल Q का जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से था, इसको भी घुमा करके देखिए बिंदु O के सापेक्ष कैसा बनेगा। तो ये बल का डायरेक्शन है, इसको घुमाइए O की तरफ, तो देखिए इस प्रकार से ये वाला जो डायरेक्शन है वो कौन सा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब चिन्ह क्या लेंगे आप लोग, पॉजिटिव। अब दोनों को सोल्व करते हैं और ये बराबर आना चाहिए किसके उसी बिंदु के सापेक्ष उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर, यानी कि O के सापेक्ष R के आघूर्ण के बराबर आना चाहिए। अब तो करते हैं सोल्व। सबसे पहले दोनों से आप लोग देख सकते हैं, दो तो कॉमन है या बाद में ले लेंगे हम कॉमन। एक बार देखिए 2 डेल OAB का क्षेत्रफल है यहाँ पर। तो OAB को ध्यान से देखिएगा, OAB कौन सा त्रिभुज है, OAB ये वाला है। अब इन दोनों को मिला के हमें बनाना कौन सा है, O का R के सापेक्ष आघूर्ण, परिणामी का मतलब R ही है। तो O का R के सापेक्ष आघूर्ण देखो एक बार क्या बनेगा, O का R के सापेक्ष आघूर्ण जो है वो इस प्रकार से होगा, R ये वाला है तो O के सापेक्ष R का जो आघूर्ण बनेगा वो बनेगा त्रिभुज OAD के क्षेत्रफल का दुगुना। तो इनसे दोनों से में ये वाला त्रिभुज बनाना है OAD। अब देखो देखिए बन रहा है कि इनको जोड़ने पर, एक तो है OAB ये वाला, एक है OAC। तो देखो OAC तो ठीक है, एक तो OAC और दूसरा ACD, ये दोनों अगर मिल जाएं तो फिर बन जाएगा OAD। तो इसके लिए OAC तो ठीक है, इसको हमें चेंज करना है, इसको चेंज कर देते हैं तो 2 डेल। अब जो OAB है ध्यान से देखना त्रिभुज को जरा, OAB, और दूसरा हमें जो चाहिए उसको भी जरा ध्यान से देखना। उससे पहले हम ये वाला त्रिभुज देखते हैं ABD, एक त्रिभुज OAB, दूसरा त्रिभुज ABD। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, दोनों का आधार दोनों में सेम है। OAB में भी आधार AB है, ABD में भी आधार AB है, तो दोनों का आधार समान है और दोनों की ऊंचाई भी समान है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं। तो दोनों की ऊंचाई बिल्कुल सेम होगी, ये वाली यही ऊंचाई होगी, दोनों त्रिभुजों के लिए ऊंचाई यही होगी, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो दोनों का आधार भी समान है और दोनों का ऊंचाई भी समान है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो त्रिभुज OAB था इसका क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABD के बराबर। तो OAB को मैंने लिख दिया है ABD प्लस 2 डेल OAC। अब देखिए ABD को देखते हैं हम लोग। ये जो त्रिभुज ABD आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल बराबर होगा ACD के, क्योंकि आपने ABDC क्या बनाया था, समांतर चतुर्भुज। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये विकर्ण था AD, तो इसकी वजह से जो दो त्रिभुज आपके पास में बन रहे हैं, पहला ABD और दूसरा ACD, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो जो त्रिभुज ABD है इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज ACD और प्लस 2 ट्राइंगल OAC। दोनों को देखिए जरा, दो तो दोनों से कॉमन हो जाएगा और अब दोनों को जोड़ के देखो, ACD प्लस OAC, ACD ये वाला आ गया, दूसरा OAC ये वाला आ गया, और दोनों को जैसे जोड़ दोगे तो बनेगा OAD। तो ये आपके पास में हो गया 2 डेल OAD। और OAD जो है इसको आप क्या कह सकते हो, O के सापेक्ष R का आघूर्ण। तो ये आपके पास बन गया भाई O के सापेक्ष R का आघूर्ण, O के सापेक्ष R का आघूर्ण। यही प्रूव करना था हमें कि दो बलों के आघूर्णों का बीजीय योग यानी O के सापेक्ष P का आघूर्ण प्लस O के सापेक्ष Q का आघूर्ण बराबर होगा किसके, उसी बिंदु के सापेक्ष यानी O के सापेक्ष ही परिणामी के आघूर्ण के बराबर, यानी कि R के आघूर्ण के बराबर। प्रूफ हो चुका है। अब हम इसमें दूसरी कंडीशन देखते हैं। इस प्रकार से ध्यान देना, अभी हमने देखा दो बल थे जो कि बिंदु A पर मिलते हैं
एक ax के डायरेक्शन में था, दूसरा ay के डायरेक्शन में था। अब बिंदु O, अब की बार पिछली बार हमने बिंदु O को समांतर चतुर्भुज से बाहर लिया था O को, अब एक बार समांतर चतुर्भुज के अंदर की तरफ O को लेकर देखते हैं क्या बनेगा। तो समांतर चतुर्भुज बनाते सबसे पहले तो हम पैमाना लेके इस प्रकार से माना कि जो AC है वो Q को रिप्रेजेंट करता है, उसी पैमाने से AB किसको रिप्रेजेंट करता है, P को। फिर हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ABDC। तो अभी पिछली कंडीशन में जब बिंदु O को हमने बाहर लिया था, उसी बिंदु O को अब की बार समांतर चतुर्भुज के अंदर लेंगे। तो सपोज ये बिंदु O अब की बार यहाँ है समांतर चतुर्भुज के अंदर की तरफ। अब देखते हैं O के सापेक्ष आघूर्ण क्या बनेंगे इनके। तो सबसे पहले तो हम O को मिलाएंगे A और B से, ये लीजिएगा, और ये इसका एक विकर्ण हम लोग मिला देते हैं AD, जो कि परिणामी को रिप्रेजेंट कर रहा है P और Q के। ठीक है, अब देखते हैं इस कंडीशन में O के सापेक्ष P का आघूर्ण, O के सापेक्ष P का आघूर्ण प्लस O के सापेक्ष Q का आघूर्ण इक्वल किसके होगा, ध्यान देना भाई। O के सापेक्ष P का आघूर्ण देखो तो P ये रहा और O ये रहा, तो O के सापेक्ष जो त्रिभुज बन रहा है ये आपके पास बन रहा है OAB। तो O के सापेक्ष P का जो आघूर्ण है ये हो जाएगा 2 डेल OAB प्लस, अच्छा चिन्ह चेक करते हैं एक बार, तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा या नेगेटिव होगा। तो देखो ये जो P है इसकी वजह से घुमाइए बिंदु O के सापेक्ष, ये P का डायरेक्शन इस प्रकार से था, तो इसको O की तरफ जब आप घुमाते हैं तो आपका जो डायरेक्शन है ये कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव। और दूसरा Q के सापेक्ष, Q का डायरेक्शन इस प्रकार से था, तो अब देखना है Q के सापेक्ष O का आघूर्ण। तो एक बार तो त्रिभुज देखो कौन सा बन रहा है यहाँ पर, O से, ये तो O है और ये आपका Q था AC से, है ना। तो त्रिभुज आपका बनेगा OAC। तो त्रिभुज हो गया आपके पास में 2 डेल OAC। अब चिन्ह देखते हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो उसके लिए देखिए ये Q था, Q, इस Q की वजह से O के सापेक्ष घुमाइए, तो Q के इससे जो डायरेक्शन बनेगा वो देखो, इस Q को घुमाओ O की तरफ, तो आप जैसे O की तरफ घुमाते हैं तो डायरेक्शन इस प्रकार से बनेगा, जो कि कौन सा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव आप यहाँ लेंगे। अब इसको सोल्व करके चेक करते हैं O का R के सापेक्ष आघूर्ण। तो देखो O का R के सापेक्ष जो आघूर्ण है वो क्या बनेगा, ये है R, और इसको अगर O से मिलाते हैं आप लोग तो ये त्रिभुज बन रहा है, देखो OAD। भाई R यही था, इनको दोनों को O से मिलाए तो इधर से OD और इधर से OA, तो त्रिभुज बना OAD। तो O का जो R के सापेक्ष आघूर्ण है वो बनेगा त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल। तो चेक करते हैं इनसे OAD बनेगा या नहीं। तो देखो पहला त्रिभुज है OAB, तो 2 डेल OAB को देखिए, जो OAB का क्षेत्रफल है ये बराबर होगा ABD के, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों का आधार बराबर है AB, दोनों की ऊंचाई भी बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। तो दोनों का आधार भी बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है, इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो अपने पास में जो त्रिभुज OAB था इसको आप लिख सकते हो त्रिभुज ABD। तो इसको आपने लिखा त्रिभुज ABD, और माइनस OAC को तो हम रख लेते हैं एज इट इज। इसके बाद में 2 डेल ABD। अब देखो ABD को ABD देखो ये बन रहा है इस विकर्ण की वजह से, और आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड करता है। तो ABD का जो क्षेत्रफल है ये बराबर होगा ACD के क्षेत्रफल के। तो इसको आप लिखोगे 2 डेल ACD माइनस 2 डेल OAC। इनसे दोनों से 2 तो कॉमन हो जाएगा, और अब ACD में से OAC को माइनस करिए, देखो तो ये तो है ACD, ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज ACD, और इसमें से आप माइनस कर रहे हो OAC को, तो क्या बचेगा आपके पास में, ये वाला ही बचेगा OAD। तो ये आपके पास में बन गया 2 डेल OAD, और ये 2 डॉट डेल OAD, यानी त्रिभुज OAD ये क्या बन गया, O के सापेक्ष R का आघूर्ण। तो ये हमारे पास में आ गया O के सापेक्ष R का आघूर्ण। तो जब दोनों बल संगामित है
तो हम दोनों स्थितियों में चेक कर लिया, जब बिंदु O समांतर चतुर्भुज से बाहर हो और जब बिंदु O समांतर चतुर्भुज के अंदर हो। दोनों स्थितियों में हम चेक कर चुके हैं कि जो दोनों बलों के आघूर्णों का बीजीय योग है वो इक्वल होगा परिणामी के आघूर्ण के बराबर। इसके बाद अब हम चेक करेंगे जब दोनों बल समांतर हों। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब हम देख रहे हैं दूसरी कंडीशन, जब P और Q समांतर हों। अब P और Q अगर समांतर हैं तो मान लिया कि P और Q समदिश समांतर है, माना P तथा Q समदिश समांतर बल है, समदिश समांतर बल है। समदिश समांतर का मतलब हो गया दोनों एक ही दिशा में है, तो समदिश समांतर बल है। इस प्रकार से सपोज ये वाला बल है आपका P और ये दूसरा बल है Q, दोनों समदिश मतलब एक ही दिशा में है और दोनों समांतर भी है। और माना कि ये हमारे पास में एक बिंदु O है, स्थिर बिंदु O। तो सबसे पहले हम बिंदु O से इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के लंबवत एक रेखा खींचेंगे, क्योंकि हमें आघूर्ण के लिए लंबवत दूरी चाहिए। तो बिंदु O से दोनों की क्रिया रेखाओं के लंबवत एक रेखा हम लोग खींच देंगे, जो कि माना कि इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं इनको मिलती है A और B पर, और इनका जो परिणामी है दोनों के बीच में होगा। ये माना कि इनका दोनों का परिणामी है R, जो कि इक्वल होता है P प्लस Q के, अगर दोनों समांतर समदिश समांतर बल हैं। तो दोनों बल अगर समदिश समांतर हैं तो परिणामी R इक्वल हो जाएगा P प्लस Q के, और जो कि इस लंबवत रेखा को मिलता है बिंदु C पर। तो P तथा Q समदिश समांतर बल हैं। इसके बाद में आपने क्या किया, O से स्थिर बिंदु O से स्थिर बिंदु O से इनकी क्रिया रेखाओं के लंबवत इनकी क्रिया रेखाओं के लंबवत रेखा खींची। क्रिया रेखाओं के लंबवत रेखा खींची जो क्रम से A तथा B पर काटती है, जो क्रम से A तथा B पर काटती है। दोनों का परिणामी है R P प्लस Q, जिसको बिंदु C पर काटती है, तथा इनके परिणामी R इक्वल टू P प्लस Q को बिंदु C पर काटती है। तथा अब ध्यान रखिए भाई एक प्रॉपर्टी, अगर दो समदिश समांतर बल हैं या दो समांतर बल होने चाहिए बस, तो अगर दो समांतर बल हैं आपके पास में तो इनका जो परिणामी है वो R है, और ये दोनों A और B पर काट रही है दोनों को। तो प्रॉपर्टी ध्यान रखें, प्रॉपर्टी इस प्रकार से है P डॉट AC इक्वल होगा Q डॉट BC के। ध्यान रख लीजिए हमेशा के लिए, जब भी आपके पास में दो समांतर बल हैं और ये आपका परिणामी है, तो इनके लंबवत अगर इनकी क्रिया रेखाओं के लंबवत अगर आप कोई रेखा खींच रहे हैं जो कि दोनों बलों P और Q को A और B पर काटती है, परिणामी को C पर काटती है, तो P डॉट AC और Q डॉट CB या BC ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी है सदिश के लिए जो कि आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। अब हमें तो मतलब है किस बात से, किसी बिंदु के सापेक्ष यानी बिंदु O के सापेक्ष दोनों बलों के आघूर्णों का बीजीय योग। तो करते हैं, हम देखेंगे O के सापेक्ष P का आघूर्ण, O के सापेक्ष P का आघूर्ण प्लस O के सापेक्ष Q का आघूर्ण, O के सापेक्ष P का आघूर्ण प्लस O के सापेक्ष Q का आघूर्ण इक्वल टू, देखो भाई क्या बनेगा, O के सापेक्ष P का आघूर्ण देख रहे हैं तो ये तो P हो गया, और डॉट P की O से जो लंबवत दूरी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबी तो खींचा था हमने क्रिया रेखाओं पर, इसका मतलब लंबवत दूरी क्या हो गई आपके पास में, O ये। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, O के सापेक्ष कैसा डायरेक्शन बनेगा इसका। तो देखो डायरेक्शन आपके पास में P का इस प्रकार से होगा, O की तरफ यही बनेगा ना डायरेक्शन ऐसा। तो ये वाला जो डायरेक्शन है कौन सा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आघूर्ण होगा पॉजिटिव।
इसके बाद में देखते हैं ओ के सापेक्ष क्यू का आघूर्ण, तो क्यू ये रहा आपका और ओ ये रहा, तो क्यू डॉट और लंबवत दूरी क्या हो गई ओ बी। अब देख लेते हैं डायरेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखिए डायरेक्शन इस प्रकार से बन रहा है कुछ, ये लीजिएगा, और ये वाला जो डायरेक्शन बन रहा है वो कैसा बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब चिन्ह क्या लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना हमें और देखना है क्या ये बराबर आता है क्या ओ के सापेक्ष आर के आघूर्ण के। तो चेक करते हैं सबसे पहले पी डॉट ओ ए। अब जो ओ ए और ओ बी है इनको दोनों को हमें बिंदु सी के साथ में लिखना है। बिंदु सी के साथ में कैसे लिखेंगे, देखो जो ओ ए है इसको आप ऐसा लिख सकते हो ओ सी माइनस ए सी। तो ओ ए को आपने लिखा ओ सी माइनस ए सी प्लस क्यू डॉट ओ बी, ये है ओ बी जिसको हम सी के साथ में ऐसा लिख सकते हैं ओ सी प्लस सी बी। तो इसको आपने लिखा ओ सी प्लस सी बी या बी सी इक्वल टू, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो पी डॉट ओ सी माइनस पी डॉट ए सी प्लस क्यू डॉट ओ सी और प्लस क्यू डॉट बी सी। तो अब जैसा कि प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं पी डॉट ए सी और क्यू डॉट बी सी दोनों इक्वल है। तो देखो पी डॉट ए सी क्यू डॉट बी सी दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल सेम है और डायरेक्शन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब अपने पास में बचा पी डॉट ओ सी प्लस क्यू डॉट ओ सी, दोनों से ओ सी हो जाएगा कॉमन, तो पी प्लस क्यू डॉट ओ सी और पी प्लस क्यू का मतलब बन गया परिणामी दोनों का आर डॉट ओ सी, यानी कि ये आपके पास आ गया ओ के सापेक्ष आर का आघूर्ण, ओ के सापेक्ष आर का आघूर्ण। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था कि दोनों बलों के आघूर्णों का बीजीय योग परिणामी के आघूर्ण के बराबर होगा। अब एक बार हम दूसरी कंडीशन में चेक करेंगे, अगर बिंदु O इस A और B के बीच में कहीं ले लिया जाए, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं। अब हम देखते हैं, अब की बार जो बिंदु O था इनको दोनों बलों के बीच में लेते हैं। ये तो आपका बल P था और ये आपका बल Q था और ये इनके दोनों बलों की क्रिया रेखा के लंबवत एक रेखा है और ये आपका दोनों का जो परिणामी है R, ये है P प्लस Q। ठीक है, जो लंबवत रेखा है बल को P को A पर मिल रही है और इसको मिल रही है B पर और ये वाला आपका C है। ठीक है, इसी प्रकार से था। अब जो बिंदु O है इस बिंदु O को अब की बार हम A और B के बीच में कहीं ले लेते हैं। तो माना कि जो बिंदु O है ये B और C के बीच में स्थित है, तो यहां है बिंदु O। तो यदि बिंदु O B व C के मध्य स्थित है, बिंदु O B व C के मध्य स्थित है। अब वो प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखना है, अभी जो पिछली कंडीशन में हमने जो प्रॉपर्टी लगाया था वो हमेशा लागू होगा आपका, यानी कि P डॉट ए सी इक्वल होगा Q डॉट सी बी के। ये प्रॉपर्टी तो आपको ध्यान रखनी है, P डॉट ए सी इक्वल है Q डॉट सी बी के। अभी लिख दिया था हमने पिछली कंडीशन में, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ उसको। अब देखिएगा हमें तो देखना है आघूर्णों का योग, तो करिए आघूर्णों का योग। तो O के सापेक्ष P का आघूर्ण, O के सापेक्ष P का आघूर्ण प्लस O के सापेक्ष Q का आघूर्ण। अब देखते हैं क्या बनेगा। O के सापेक्ष P का आघूर्ण देखिए भाई क्या बनेगा, तो बल तो हो गया P और P की जो O से लंबवत दूरी है ये आपके पास में हो गई OA, तो P डॉट OA। अब डायरेक्शन चेक करते हैं आपके बार पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखो O के सापेक्ष जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से बन रहा है इस बार, यानी कि कौन सा डायरेक्शन बन गया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब आप लेंगे नेगेटिव। इसके अलावा O के सापेक्ष Q का आघूर्ण, तो Q का आघूर्ण देखेंगे तो बल तो हो गया आपके पास में Q और डॉट O से इसके लंबवत दूरी आपके पास में हो गई OB। डायरेक्शन चेक करिए इसका जो डायरेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो ये इस प्रकार से बन रहा है, यानी कौन सा डायरेक्शन बन रहा है
एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप लेंगे पॉजिटिव, इक्वल टू, अब सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो माइनस पी डॉट ओ ए, दोनों को सी के साथ में लिख रहे हैं, तो ओ ए को देखिए आप क्या लिख सकते हो, ये है ओ ए, इसको आप लिख सकते हो ओ सी प्लस ए सी, ओ सी प्लस ए सी, और प्लस क्यू डॉट ओ बी, ओ बी को आप क्या लिख सकते हैं भाई, ओ सी सॉरी बी सी माइनस, ये ओ बी था ना, तो ओ बी को हम लिख सकते हैं बी सी माइनस ओ सी, तो बी सी माइनस ओ सी इक्वल टू, अलग अलग कर दो मल्टीप्लाई, तो माइनस पी डॉट ओ सी माइनस पी डॉट ए सी प्लस क्यू डॉट बी सी माइनस क्यू डॉट ओ सी। अब आप देख सकते हैं पी डॉट ए सी और क्यू डॉट सी बी दोनों इक्वल हैं, लेकिन एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों हो जाएंगे कैंसिल, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लीजिएगा और ओ सी भी कॉमन हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू डॉट ओ सी माइनस पी प्लस क्यू का मतलब हो गया आर डॉट ओ सी। अब चेक करिए आर डॉट ओ सी आगुणी है ओ का आर के सापेक्ष, अब डायरेक्शन यहाँ नेगेटिव आ रहा है, डायरेक्शन भी चेक कर लो सही है क्या नेगेटिव, तो ओ के सापेक्ष अगर आर का आगुण देखेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो देखिए कौन सा डायरेक्शन बन रहा है इस प्रकार से क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब साइन क्या आएगा नेगेटिव, इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये आपके पास बन गया ओ के सापेक्ष आर का आघूर्ण, तो ये आ गया ओ के सापेक्ष आर का आघूर्ण, ओ के सापेक्ष आर का आघूर्ण। और जिस प्रकार से हमने दो समदिश समांतर बलों के लिए किया है, इसी प्रकार से विपरीत समांतर बल के लिए भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दो बलों के आघूर्णों का बीजीय योग उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। इस प्रकार से वेरिंगटन प्रमेय सत्यापित होती है।